एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपकी अपनी हिंदी कक्षा में। हमारी आज की इस कक्षा में हम वसंत भाग 2 का कक्षा 7 पाठ 15 नीलकंठ का अध्ययन करने वाले हैं। नीलकंठ जो कि एक बहुत ही रोचक कहानी है जिसे महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। महादेवी वर्मा एक प्रकृति प्रेमी थी। उन्हें प्रकृति से बहुत प्यार था और अधिकतर वे प्रकृति के बारे में ही लिखा करती थी। कहानी शुरू होती है एक चिड़ी मार की दुकान से जिनका नाम है बड़े मियाँ। उस चिड़िया वाले की दुकान से महादेवी वर्मा एक मोर और मोरनी का जोड़ा खरीद कर लेकर आती हैं और अपने घर के अंदर ही बनाए एक छोटे से चिड़ियाघर में उसे रखती हैं। वे दोनों मोर के शावक इतने छोटे थे उस समय कि घर पहुंचने पर सब लोग उन्हें कहते हैं कि तुम्हें चिड़िया वाले ने तीतर पकड़ा दिए हैं मोर कहकर और तुम ठगी गई हो। और कई बार पहले भी महादेवी वर्मा इसी प्रकार ठगी गई थी। तो उन्होंने कहा कि मोर को क्या सुरखाब की पर लगे, है तो पक्षी ही। शुरुआत में मोर और मोरनी का पिंजरा महादेवी वर्मा के पढ़ने लिखने वाले कमरे में रखा गया। वहाँ कटोरी में सत्तू की छोटी छोटी गोलियाँ और पानी रखा गया। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजरों में निकलकर कमरे में मानो खो गए। कभी मेज के नीचे घुस जाते तो कभी अलमारी के पीछे, और अंत में इस लुका छिपी से थककर वो दोनों महादेवी वर्मा के पास रखी रद्दी कागज़ों की टोकरी को अपने बसेरे की तरह समझ वहाँ रहने लगे। फिर आश्वस्त हो कभी उनकी मेज़ पे, कभी कुर्सी और कभी उनके सर पर अचानक आविर्भूत होने लगे। खिड़कियों में जाली थी इसलिए बाहर नहीं जा पाते थे। उनके कुछ और बड़ा होने पर उन्हें आंगन में रखे जाली के बड़े से घर में पहुंचाया गया जो कि जीव जंतुओं का सामान्य निवास था। तो जाली के अंदर के जो जानवर थे उन्होंने नवागंतुओं को के आगमन पर वैसा ही कौतूहल जग गया जैसे कि पड़ोस में किसी नववधू के आगमन पर होता है। लक्का कबूतर नाचना छोड़ दौड़ पड़े और उनके यानी मोर के आसपास घूम घूम कर गुटरगू गुटरगू करने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठ गए। इसी प्रकार बाकी पशु पक्षी भी बहुत आश्चर्य से उनका परीक्षण करने लगे। धीरे धीरे मोर के बच्चे बड़े हो गए और उनका कायाकल्प बिल्कुल उसी प्रकार रंगमय था जैसे एक इल्ली से तितली का बन। मोर के सिर की कलगी और सघन, ऊंची तथा चमकीली हो गई। चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई। गोल आंखों में इंद्रनी की नीलाभ द्युति झलकने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप चाही तरंगे उठते गिरने लगी। दक्षिण वाम दोनों पंखों में सलेटी और सफ़ेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। पूंछ लंबी हुई उनके पंखों से चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त होने लगे। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित किया। उनका गर्दन ऊंची करके देखना, विशेष भंगिमा के साथ उन्हें नीची करके दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में सुकुमारता और सौंदर्य था जिसको देखकर आंका जा सकता था। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारी तो नहीं था, लेकिन अपनी लंबी धूप चाही गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्रलेखा मंथर गति से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रयत्न करने लगी। नीली ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ और उनकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। कुछ समय बाद नीलकंठ ने खुद ही सबको अपनी सेना और खुद को उनका सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। वो सभी जीव जंतुओं का ध्यान रखता, यहाँ तक कि एक दिन एक खरगोश के बच्चे को भी उसने बचा लिया। एक सांप उस खरगोश के बच्चे को निगलने वाला था, लेकिन नीलकंठ ने उसको बचा लिया। नीलकंठ को मेघों की सांवली छाया में इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे अपने पंखों को मंडलाकार बनाकर नाचना बहुत पसंद था। वो आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम से घूमकर एक अलक्ष्य सम पर ठहर ठहर कर नाचता था। राधा नीलकंठ के समान नाचती नहीं थी, लेकिन उसकी गति में भी एक छंद था। वह नृत्य मग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल जाती और बाएं पंख को स्पर्श करके दाहिनी ओर निकल जाती। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। विदेशी पर्यटकों को भी उनका
यह नृत्य बहुत पसंद आता था और विदेशी महिलाओं ने तो नीलकंठ को परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि भी दे दी थी। वसंत के मौसम में आम के वृक्ष सुनहरी मंजरियों से लद जाते तो अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता तो नीलकंठ इतना अस्थिर हो जाता कि उसे जाली घर से बाहर छोड़ना ही पड़ता। और इनकी सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा थी। इसी प्रकार इनकी कहानी आगे बढ़ती है। कहानी में बदलाव तब आता है जब बड़े मियाँ यानी चिड़िया वाले की दुकान से महादेवी वर्मा एक और मोरनी को लेकर आती हैं और उसको अपने घर के चिड़ियाघर में रखती हैं। यह नई मोरनी, जिसका नाम कुब्जा था, वो स्वभाव के अनुसार ही कुब्जा ही थी। वो नीलकंठ और राधा को साथ साथ नहीं रहने देती थी। वो राधा की कल की नोच डालती, उसके पंख नोच डालती, यहाँ तक कि राधा के 2 अंडे भी वह तोड़ चुकी थी। कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को धकेल दिया और अंडे फोड़कर सारी जगह छितरा दिए। इस कलह कोताह से उसकी राधा की दूरी नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत कर देती है। वो जाली के घर से निकल भागा। उसने खाना पीना छोड़ दिया। वो बहुत उदास रहने लगा और इसी प्रकार चलता रहा। और 3-4 मास के पश्चात एक दिन महादेवी वर्मा ने देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा है जैसे खरगोश के बच्चों को पंख में छिपा के बैठता था। वास्तव में नीलकंठ मर चुका था। क्यों का उत्तर तो कोई जान नहीं पाया, क्योंकि उसे कोई बीमारी नहीं हुई थी, ना ही किसी प्रकार का कोई निशान उसके शरीर पर मिला। महादेवी वर्मा कहती है, मैंने उसे शॉल में लपेटा और संगम में ले जाकर गंगा की धारा पर प्रवाहित कर दिया। नीलकंठ के ना रहने पर राधा तो निश्चेष्ट सी हो गई। नीलकंठ पहले भी कई बार भाग जाता और फिर वापस लौट आता था, इसलिए प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर बैठकर राधा उसकी प्रतीक्षा करती, किंतु कुब्जा कोलाहल से उसे ढूंढती। कभी जाली के दरवाजे से खुलते ही बाहर निकल जाती और फिर आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में उसे ढूंढती। एक दिन ऐसे ही आम के पेड़ से उतरते ही उसके सामने कजली आ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार किया, किंतु कजली एक अल्सेशियन थी। उससे कुब्जा को फिर बचाया नहीं जा सका। उसका कलह कोलाहल वहीं समाप्त हो गया। तो राधा अभी उसी तरीके से इंतज़ार करती रहती है। धन्यवाद।